बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की, उपराष्ट्रपति धनखड़ के एक और विवादित बयान की। देखेंगे वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को, क्यों बुलडोजर एक्शन पर भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट। जानेंगे शरबत जिहाद मामले में क्यों हाईकोर्ट ने रामदेव को लगाई फटकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, एक टूरिस्ट की गई जान। पहलगाम में नाम पूछकर मारी गोली, फायरिंग में 12 लोग घायल। केंद्र ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी। शक्ति दुबे टॉपर, हर्षिता गोयल दूसरे और अर्चित तीसरे स्थान पर। टॉप 5 में 3 लड़कियां। पश्चिम बंगाल में WBSSC के मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे शिक्षक। योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होने से नाराज। सीएम ममता बोली, काम पर लौटे, आपकी नौकरी और वेतन सुरक्षित। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 187 अंकों की तेजी के साथ 79,595 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 41 अंकों की बढ़त के साथ 24,167 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है, लेकिन निशिकांत दुबे के तेवरों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। अब उन्होंने पूर्व सीजेआई को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। तो क्या अब जेल जाएंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। एसोसिएशन ने कहा कि बीजेपी सांसद का भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की नींव पर सीधा प्रहार है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ निशिकांत की तरफ से एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं। निशिकांत ने एक और ट्वीट कर पूर्व चीफ जस्टिस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। अब दुबे के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी के इशारे पर और किसी के समर्थन पर ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी सांसद के इन बयानों ने अब सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा भी बढ़ा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल जस्टिस गवई ने निशिकांत के खिलाफ याचिका दायर करने वाले एक वकील से सवाल किया कि क्या आप अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। इस पर वकील नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि सरकार सांसद दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। वकील ने बताया कि उनके एक सहयोगी ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस गवई ने कहा कि अगले हफ्ते मामले को सुनेंगे। मिश्रा ने लेटर पिटीशन को भी मेंशन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया दिख रहा है, जानकारों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट निशिकांत के खिलाफ कोई कड़ा फैसला सुना सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब यूथ कांग्रेस भी इस मामले में सड़क पर उतरकर निशिकांत के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयानों को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है, तो विवादों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर उनके भी बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच धनखड़ ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो क्या कुछ कहा जगदीप धनखड़ ने? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दिया था, जिस पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि अब उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। जगदीप धनखड़ ने संसद को सबसे ऊपर बताया है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में संविधान पर आयोजित एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। अब उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जगदीप धनखड़ इस तरह के बयान दे चुके हैं। 17 अप्रैल को धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है जैसे वो सुप्रीम संसद हो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने को कहा था, जिस पर उपराष्ट्रपति का बयान आया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। उन्होंने आगे कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। उपराष्ट्रपति के इस बयान को लेकर विवाद छिड़ गया। कोर्ट की अवमानना के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ केस चलाने की मांग की गई, और अब उपराष्ट्रपति ने एक और बयान दिया है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं।
उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी मोर्चा खुलता नजर आ रहा है, तो विरोध वक्फ कानून का भी देखा जा रहा है। जब से मोदी सरकार ने वक्फ बिल का प्रस्ताव पेश किया है, तब से ही इसे लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। अब ये बिल कानून में बदल चुका है, लेकिन इसका विरोध अब तक नहीं थमा। AIMPLB के आह्वान पर मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। तो क्या कुछ हुआ इस प्रदर्शन के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने वक्फ कानून के पारित होने के बाद ही देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की थी। उन्होंने 87 दिनों के लिए वक्फ बचाव अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में तहफ्फुज ए औकाफ कारवा यानी वक्फ की हिफाजत नाम से विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शन में जमाते इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ये पूरा कानून ही ऐसा है कि उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कानून को खारिज करते हुए कहा कि आपके साथ मीर जाफर और मीर सादिक नहीं बल्कि अबू जहल खड़ा है। भारत के 19 करोड़ मुसलमानों ने आपको खारिज कर दिया है, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज में 30% गरीबी है और इसका कारण ये है कि आप गरीबों से नफरत करते हैं। इसके अलावा SDPI के मोहम्मद शफी ने तो वक्फ बिल का समर्थन करने पर बिहार के CM नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू को नया सावरकर तक बता दिया। मुस्लिम संगठनों ने पहले भी इस कानून को रद्द करने की मांग की थी और इस प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया। इसे समुदाय विशेष के अधिकारों के खिलाफ बताया और उनका ये प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं होने वाला। 7 मई तक उनका वक्फ बचाव अभियान चलेगा। यानी मुस्लिम समाज अपने रुख पर अडिग है, लेकिन सरकार के रुख में भी कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा और अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। बहरहाल वक्फ कानून को लेकर सवाल बने हुए हैं। वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है, तो सवाल बुलडोजर एक्शन पर भी उठ रहे हैं। इसे बीजेपी सरकारों की तानाशाही करार देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन ये कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। और अब एक और NDA शासित राज्य से बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आई है, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई करने वाले SDM को जेल की सजा सुना दी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। NDA शासित राज्य आंध्र प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कार्रवाई करने वाले SDM को जेल की सजा सुना दी। ये मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का है। 4 लोगों ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ये शिकायत की थी कि राजस्व अधिकारी उनकी बात सुने बिना ही उनकी जमीन से उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। वो उस जमीन पर घर बनाने के लिए पट्टा देने की मांग कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने तहसीलदार को 2 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर जमीन पर उनका कब्जा है तो उन्हें किसी भी हाल में बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन 2 महीने बाद फिर हाईकोर्ट में याचिका पहुंची कि तहसीलदार उन्हें उनकी जमीन से जबरन हटा रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने तहसीलदार को चेतावनी दी कि वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद लगभग 88 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में याचिकाकर्ताओं को उनकी जमीन से हटा दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया। कोर्ट ने तहसीलदार पर 2000 रुपए जुर्माने के साथ 2 महीने जेल की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ तहसीलदार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तहसीलदार के कृत्य पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने कड़े स्वर में कहा कि हम उसे अभी हिरासत में ले लेंगे। कोई व्यक्ति हाईकोर्ट की गरिमा के साथ खेल रहा है, आप उसके आचरण को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? जिस पर तहसीलदार के वकील ने कहा कि उनका आचरण अक्षम्य था, लेकिन वो दया की अपील करते हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि किस आधार पर दया, क्या वो खुद को हाईकोर्ट से ऊपर समझते हैं? हालांकि कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता को जेल तो जाना पड़ेगा। इस कार्रवाई से पीड़ित सभी लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और डिमोशन भी झेलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, तो फटकार रामदेव को भी लगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमदर्द के शरबत रूह अफजा का नाम लिए बिना उसके खिलाफ रामदेव की विवादित टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे अंतरात्मा को झकझोरने वाला बताते हुए कहा कि इस टिप्पणी को किसी भी तरह माफ नहीं किया जा सकता। तो और क्या कुछ कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पतंजलि के संस्थापक रामदेव एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं।
शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा शरबत के खिलाफ रामदेव की आपत्तिजनक टिप्पणी को कोर्ट ने अंतरात्मा तक को झकझोर देने वाला करार दिया और कहा कि इसे किसी भी तरह माफ नहीं किया जा सकता। बता दें कि 3 अप्रैल को पतंजलि के गुलाब शरबत के लॉन्च के दौरान रामदेव ने बिना नाम लिए रूह अफ़ज़ा शरबत पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसे लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में रामदेव के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें रामदेव पर धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था। हमदर्द की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि रामदेव का बयान नफरत फैलाने वाला और सांप्रदायिक बंटवारे को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि रामदेव ने हमदर्द के मालिकों के धर्म पर हमला किया और उसके जैसी दूसरी कंपनियों को भी निशाना बनाया जिनके मालिक मुस्लिम हैं। रोहतगी ने इसे हेट स्पीच करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर रामदेव ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि हमदर्द के रूह अफ़ज़ा उत्पाद के खिलाफ सभी विज्ञापन, चाहे फिर वो प्रिंट हो या वीडियो, हटा लिए जाएंगे। कोर्ट ने एफिडेविट दाखिल करने के लिए रामदेव को 5 दिन का वक्त दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। रामदेव का शरबत जिहाद उनके लिए मुसीबत बन गया है तो बवाल नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी मचा हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। इसे लेकर पार्टी ने 4 दिनों में 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई है। इसी सिलसिले में पार्टी नेताओं ने अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और ईडी पर जमकर निशाना साधा और सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ विरोध जारी है। इस मिशन के तहत कांग्रेस ने 21 से 24 अप्रैल के बीच 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई है। इसी सिलसिले में पार्टी नेता अशोक गहलोत, मनीष तिवारी और डॉक्टर उदित राज ने शिमला, चंडीगढ़ और देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने इसे बदले की भावना करार देते हुए कहा कि ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर शिमला में अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और विपक्षी नेताओं, खासकर गांधी परिवार को अपना दुश्मन समझते हैं, तभी उनके खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे देश की जनता भी समझती है। देश में ईडी के माध्यम से शासन चल रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए संविधान बचाओ अभियान का ऐलान किया है, जिसका शेड्यूल इस प्रकार है। 25 से 30 अप्रैल तक राज्य स्तरीय रैलियां होंगी। 3 से 10 मई तक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 11 से 17 मई तक विधानसभा क्षेत्र स्तरीय बैठकें होंगी और 20 से 30 मई तक घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बताते चले कि इन आयोजनों के माध्यम से कांग्रेस मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कमजोर होने के आरोपों को जनता के सामने रखने का काम करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक हुई। पीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज जो बैग लेकर पहुंची, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक हुई। ये बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 4 सत्रों में आयोजित की गई। ये बैठक जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन झा, 21वें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बीएस चौहान और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने विचार रखे। बैठक में एक देश एक चुनाव को लागू करने के कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। पीपी चौधरी ने कहा कि ये प्रस्ताव राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि बार बार होने वाले चुनाव शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव डालते हैं। समिति ने इस प्रस्ताव पर सभी हितधारकों, जिसमें राज्य सरकारें, राजनीतिक दल और आम जनता शामिल है, उनसे सुझाव मांगने का फैसला किया। जेपीसी ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां सभी भाषाओं में विज्ञापन प्रकाशित कर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। बता दें कि जेपीसी 17 मई से राज्यों का दौरा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। इसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा होगा। पीपी चौधरी ने कहा कि समिति सभी राज्यों की राय लेगी और देश भर के लोगों के विचार को सुनेगी। पिछली बैठक 25 मार्च को हुई थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीएन पटेल
और जेपीसी सदस्य प्रियंका गांधी समेत अन्य शामिल हुए थे। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराना है। भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में ये व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन 1968-69 के कई विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने से ये परंपरा टूट गई थी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी के डेली बयान बम निशिकांत दुबे ने आज फिर अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे सीजीआई हुए हैं जिनके पास कोई कानून की डिग्री नहीं थी। कहीं वो ये तो नहीं कहना चाहते कि अब भी ऐसा हो सकता है और उनको सीजीआई बना दिया जाए। वैसे हो भी सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे